नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 1 जुलाई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। सबसे पहले सभी भारतीयों को भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता है T20 का, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत ने ये चौथी बार कोई टाइटल जीता है वर्ल्ड कप में। ठीक है, 17 साल बाद जो है T20 के वर्ल्ड कप का खिताब जीता है भारत ने। उससे पहले 2007 में जीता था। ठीक है, वहीं अगर बात कर ले वर्ल्ड कप टाइटल की तो 13 साल बाद। ठीक है, वहीं भारत जो वर्ल्ड कप ये जीता है उसके बाद से तीन प्रमुख प्लेयर भारत के जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए हैं सिर्फ T20 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, T20 इंटरनेशनल में, जिसमें सबसे पहले विराट कोहली ने अनाउंस किया, उसके बाद रोहित शर्मा और उसके बाद जो है रविंद्र जडेजा ने भी T20 के इंटरनेशनल मैच से जो है रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। एक बार फिर से सभी भारतीयों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि द हिंदू के न्यूज़पेपर में आया है। सबसे पहला न्यूज जो है, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से जो 3 नए क्रिमिनल कानून बनाए गए हैं उसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण खबर है कि हम लोग कोकोनट का उपयोग करके सुपर कैपेसिटर बनाने में सफल हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में कि किस तरह से जो है कोकोनट का उपयोग जो है उसके बेस को खासकर सुपर कैपेसिटर के रूप में कैसे बनाया गया है और बहुत ही बड़ी सफलता मिली है भारत को। ठीक है, उसके बाद एडिटोरियल में जैसे इस तरह का आर्टिकल ऑलरेडी जो है हम लोग एक दो दिन पहले हम अपने एडिटोरियल के डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्ट ने क्या क्या कहा है खासकर क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सी बातें की गई। EIA को जो नजरअंदाज किया जा रहा था उत्तराखंड में, ठीक है, उसके लिए जो है एक मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता पे बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जल का संरक्षण, जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लगातार जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करने की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद ये जो आर्टिकल है ये मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में। इसमें सिंपली कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 2014 से, तब से जो है मुस्लिम्स का जो राइट्स है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है। मुस्लिम की जो प्रतिनिधित्व है वो कम होती जा रही है। लगातार जो है मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। ठीक है, इसमें यूपी का कुछ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है मुस्लिमों को दबाने के लिए। इसी तरह के बहुत सी बातें की गई है इस आर्टिकल में। ठीक है, उसके जो अगला आर्टिकल है यह है PMLA का हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टियों के द्वारा। हाल ही में जो है झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन जो है उनको बेल दे दिया गया है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। उसी के बाद उन्होंने कहा है, जब बेल पे बाहर आए हैं, कि ये जो PMLA का एक्ट है उसका दुरुपयोग कर रही है रूलिंग पार्टी। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है इसमें कहा जा रहा है कि द रॉट इन इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि भारत का जो है वर्तमान का उच्च शिक्षा प्रणाली जो है वो सड़ गया है। रॉट का मतलब जब सड़ना होता है या फिर अपक्षय हो रहा है। ठीक है, हम लोग लगातार देख रहे हैं NTA पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ठीक है, CUET का कार्य प्रणाली पे लगातार जो है संदेह किया जा रहा है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में हम विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। एक आर्टिकल को और भी हम लोग इसके साथ ही डिस्कस कर लेंगे कि अभी वर्तमान समय में कुछ जगहों पर डिमांड हो रही है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन का सब्जेक्ट जो कंकरेंट में लिस्ट में है उसको स्टेट की लिस्ट में लाया जाए। ठीक है, तो उसको भी इस आर्टिकल के साथ ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला आर्टिकल है, मोदी जी जो है रसिया की दौरा कर रहे हैं तो उससे भारत को क्या लाभ होगा। यहाँ पे 7 और 8 जुलाई को जो है भारत और रसिया के बीच में, खास के यूक्रेन रसिया के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में विस्तार से बातचीत की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक केस स्टडी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2022 के GS पेपर 4 में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही बहुत बड़ा है, अगर प्रश्न अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो आंसर ही नहीं दे पाएंगे। तो प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वन क्षेत्र के क्षरण को रोकने और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए अरावली पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि कुछ भ्रष्ट वन अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से प्रभावित राज्यों के सीमावर्ती जिले में पत्थर खनन अभी भी जारी है। हाल ही में प्रभावित जिले में तैनात युवा और गतिशील SP ने खुद से इस खतरे को रोकने का वादा किया और अपनी टीम के साथ एक औचक निरीक्षण में गए तो उन्होंने पाया कि पत्थरों से भरा ट्रक खनन क्षेत्र से भागने की कोशिश कर रहा था।
उन्होंने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ने पुलिस अधिकारी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद वह भागने में सफल रहा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन लगभग 3 महीने तक मामले में कोई सफलता नहीं मिली। अशोक, जो एक प्रमुख टीवी चैनल के साथ काम करने वाले खोजी पत्रकार थे, ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू की। 1 महीने के भीतर अशोक को स्थानीय लोगों, पत्थर खनन माफिया और सरकारी अधिकारियों से बातचीत करके सफलता मिल गई। उन्होंने अपनी खोजी कहानी तैयार की और टीवी चैनल के सीएमडी को प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी खोजी रिपोर्ट में भ्रष्ट पुलिस और सिविल अधिकारियों और राजनेताओं के आशीर्वाद से काम करने वाले पत्थर माफियाओं की पूरी साठगांठ को उजागर किया। माफिया में शामिल राजनेता कोई और नहीं बल्कि स्थानीय विधायक है, जो मुख्यमंत्री का बेहद करीबी माना जाता है। जांच रिपोर्ट देखने के बाद सीएमडी ने अशोक को सलाह दी कि वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कहानी को सार्वजनिक करने का विचार छोड़ दे। उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक न सिर्फ टीवी चैनल के मालिक का रिश्तेदार है, बल्कि चैनल में अनौपचारिक रूप से 20% का शेयर भी रखता है। तो सीएमडी ने अशोक को यह भी बताया कि अगर वह जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपता है तो उसकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि का ध्यान रखा जाएगा, और साथ ही उसने अपने बेटे की पुरानी बीमारी के लिए टीवी चैनल से जो 10 लाख का सॉफ्ट लोन लिया है उसे भी समायोजित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं? तो इसमें पहला सवाल जो पूछा गया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प उपलब्ध है। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया है कि अशोक द्वारा पहचाने गए प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन या परीक्षण करें। उसके बाद तीसरा सवाल पूछा गया है कि अशोक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद चौथा जो सवाल पूछा गया है कि आपके विचार से अशोक के लिए कौन सा विकल्प जो है सबसे उपयुक्त होगा और क्यों। उसके बाद पांचवा जो सवाल पूछा गया है कि उपयुक्त परिदृश्य में आप उन जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे जहां पत्थर खनन की अवैध गतिविधियां बड़े पैमाने पर हो रही है। 250 शब्दों में लिखना है ये आंसर को। तो इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला जो है क्वेश्चन कि इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प उपलब्ध है। तो सबसे पहले अशोक के पास विचार करने के लिए कुछ विकल्प हैं। बस सीएमडी की मांगों से सहमत हो सकते हैं और वादा किए गए लाभों के बदले में जांच रिपोर्ट उन्हें सौंप सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो विकल्प है उनके पास, बस सीएमडी की मांगों को अस्वीकार कर सकते हैं और किसी अन्य मीडिया आउटलेट के माध्यम से या ऑनलाइन प्रकाशित करके जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का विकल्प चुन सकते हैं। उसका तीसरा ऑप्शन है वह उच्च अधिकारियों जैसे कि प्रधान संपादक या नियामक निकायों से हस्तक्षेप करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं कि खोजी रिपोर्ट पत्रकारिता की नैतिकता से किसी भी तरह का समझौता किए बिना प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है पहले सवाल का उत्तर। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है कि अशोक द्वारा पहचाने गए प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन या परीक्षण करें। तो इसमें लिख सकते हैं इसमें से प्रत्येक विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर अशोक पहला विकल्प चुनता है तो वह निजी लाभ के बदले में अपनी रिपोर्ट को दबाने की अनुमति देकर अपनी पत्रकारी जिम्मेदारी से समझौता करेगा। इससे लंबे समय में एक पत्रकार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा में भी नुकसान आएगी। अगर वह दूसरा विकल्प चुनता है तो उसे अपने नियोक्ता की सहमति के बिना खोजी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए कानूनी या अन्य नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सार्वजनिक होने से यह मुद्दा भी सामने आ सकता है और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और अगर वह तीसरा विकल्प चुनता है तो उसे अपने नियोक्ता से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जो आरोपी लोग हैं। तो लेकिन पत्रकारिता की नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले कानून द्वारा उसे सुरक्षा भी मिल सकती है। तो इस विकल्प की सफलता उच्च अधिकारियों की अशोक को हस्तक्षेप करने और समर्थन देने की इच्छा पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, उसका तीसरा सवाल क्या है कि अशोक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अशोक के सामने जो नैतिक दुविधाएं हैं उसमें भ्रष्ट व्यवस्था से निपटने और सत्ता के समीकरण को समझने के दौरान अपने पेशेवर दायित्वों और पत्रकारिता की ईमानदारी को बनाए रखना शामिल है। उन्हें सार्वजनिक हित के विरुद्ध व्यक्तिगत लाभ और बड़े समुदाय पर उनके कार्यों के प्रभाव को तोलने की नैतिक दुविधा का भी सामना करना पड़ रहा है। उसका चौथा जो सवाल है कि आपके विचार से अशोक के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों।
तो अशोक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प यह होगा कि वह उच्च अधिकारियों या फिर विनियामक निकायों से हस्तक्षेप करने के लिए संपर्क करे और सुनिश्चित करे कि उनकी खोजी रिपोर्ट जो है वो पत्रकारिता की नैतिकता से समझौता किए बिना प्रोत्साहित की जाए। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि जनता को अवैध गतिविधियों और इसमें शामिल भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। अशोक को सीएमडी के साथ अपनी बातचीत और भविष्य में अपने कार्य का बचाव करने की आवश्यकता पड़ने पर उसे दी गई किसी भी धमकी या प्रलोभन का भी दस्तावेजीकरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सबसे उपयुक्त विचार जो कि अशोक को अपनाना चाहिए। उसके लास्ट में जो क्या पूछा गया है सवाल में, तो उपयुक्त परिदृश्य में आप उन जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे जहां पत्थर खनन की अवैध गतिविधियां बड़े पैमाने पर है। तो यहाँ पे उत्तर दिया जाएगा, ऐसे जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के कानूनी और पर्यावरणीय निहितार्थों के साथ साथ इसमें शामिल शक्तिशाली खिलाड़ियों से निपटने के दौरान उनके सामने आने वाले नैतिक दुविधाओं के बारे में, ठीक है, यहाँ पे प्रशिक्षण की बात की गई है, नैतिक दुविधाओं के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष जांच करने, सबूतों को संभालने और संचालन के दौरान खुद की और अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। प्रशिक्षण क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रिफ्रेशर और फीडबैक तंत्र के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को अपने विभाग के भीतर या अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ किसी भी कदाचार या भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित और संरक्षित किया जाना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति बनाए रखने में मदद मिलेगी और भ्रष्ट प्रथाओं के सामान्य होने या जारी होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये था उत्तर। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उससे समझें। ठीक है, तो यही 4-5 आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोकोनट के वेस्टेज से हम लोग सुपर कैपेसिटर बना सकते हैं। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं कि कोकोनट को यहाँ पे तोड़ा गया है, उसके बाद इसका वेस्ट को यहाँ पे जमा किया गया है, उसके बाद इस वेस्ट को लगभग 430 डिग्री पे कार्बनाइजेशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सुपर कैपेसिटर डिवाइस से फैब्रिकेशन किया गया है और इस तरह से सीरीज बनाया गया है सुपर कैपेसिटर के रूप में। ठीक है, इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि शोधकर्ताओं ने नारियल के छिलकों से उत्पादित सक्रिय कार्बन का उपयोग करके पर्यावरण अनुकूल सुपर कैपेसिटर विकसित करने की विधि विकसित की है। तिरुवनंतपुरम स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नारियल के छिलकों से, जो केरल में एक प्रमुख कृषि अवशेष है, इसी से तो इन नारियल के छिलकों से सुपर कैपेसिटर निर्माण के लिए उपयुक्त सक्रिय कार्बन बनाने की एक विधि विकसित की है। नारियल के छिलकों से प्राप्त जैव अपशिष्ट से प्राप्त सक्रिय कार्बन अपनी उपलब्धता, कम लागत और पर्यावरण अनुकूल प्रकृति के कारण उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कैपेसिटर के लिए टिकाऊ और कुशल हरित समाधान के लिए अपार संभावनाएं रखता है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि पारंपरिक कैपेसिटर की तुलना में ये जो सुपर कैपेसिटर भी नया बनाया गया है नारियल के छिलके से, ये काफ़ी ज़्यादा अधिक धारित है, हायर कैपेसिटेंस होता है इसमें और ऊर्जा भंडारण क्षमता भी अधिक होता है। ठीक है, तो टिकाऊ ऊर्जा भंडारण संसाधनों की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है ये, लेकिन एक आदर्श सुपर कैपेसिटर इलेक्ट्रोड सामग्री की खोज का एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। ठीक है, तो भौतिक विभाग के यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो अनुसंधान कमेटी में लोग थे। ठीक है, भौतिक विभाग के सहायक प्रोफेसर जेवियर टीएस के नेतृत्व में, जैसे मेरिन टॉमी हो गया, गणेश एसजी हो गया, अनु एमए और श्री लक्ष्मी एसआर, ये सभी जो थे वो अनुसंधान दल में शामिल थे। तो इन्हीं लोगों ने पाया कि नारियल के छिलके से प्राप्त सक्रिय कार्बन से बने प्रोटोटाइप सुपर कैपेसिटर मौजूदा सुपर कैपेसिटर की तुलना में 4 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 4 टाइम्स। तो अनुसंधान टीम ने कॉलेज के सेंट्रलाइज्ड कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी में तैयार की गई नवोन्मेषी माइक्रोवेव, ये नाम याद रखिएगा, माइक्रोवेव सहायता पद्धति का लाभ उठाया है। ठीक है, ये हर जगह उपयोग होगा, माइक्रोवेव सहायता पद्धति, और ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी है इसको बनाने में। ठीक है, जो नारियल के छिलके से हम लोग सुपर कैपेसिटर बना रहे हैं उसका लागत भी बहुत ज़्यादा कम है। इसी में कहा जाता है कि माइक्रोवेव तकनीक का उपयोग करके इस तरह से उत्पादित सक्रिय कार्बन अपेक्षाकृत सस्ता है और असाधारण सुपर कैपेसिटर क्षमता प्रदर्शित करता है।
अभिनव माइक्रोवेव सहायता विधि ने सक्रिय कार्बन के उत्पादन के लिए नए रास्ते खोले हैं, जो भारतीय पेटेंट के लिए भी विचाराधीन है। तो उन्नत माइक्रोवेव पायरोलिसिस रिएक्टर का उपयोग करके टीम 5 मिनट के भीतर उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन उत्पन्न करने में सक्षम हुए, जिससे कि राख जैसी अशुद्धियां समाप्त हो गई और शून्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। ठीक है, जीरो वेस्ट उत्पन्न हुआ। तो यह अभिनव विधि न केवल समय बचाती है, बल्कि 1200 मीटर स्क्वायर पर ग्राम के प्रभावशाली सतह क्षेत्र, मतलब कि जो इम्प्रेसिव सरफेस एरिया में और अत्यधिक छिद्रपूर्ण संरचनाओं के साथ सक्रिय कार्बन भी प्रदान करते हैं, जो इसे विभिन्न अनुप्रयोग के लिए एक आदर्श सामग्री बनाती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि डिवाइस का उच्च शक्ति आउटपुट 20 मिनट के लिए 2 एलईडी को बिजली देने में सक्षम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन है भारत के द्वारा। मतलब कि सेंट्रलाइज्ड कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज विश्व स्तर पर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित CCIF, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर शामिल है, ब्रोनाइट एमेट टेलर विश्लेषण भी शामिल है, फ्लोरोमीटर, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क स्टेशन और PCR मशीन जैसे उन्नत उपकरण शामिल है यहाँ पे CCIF में। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी में यह सुविधा पहले ही 50 से अधिक कॉलेजों, 6 विश्वविद्यालयों और 6 राष्ट्रीय संस्थानों के शोधकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर चुका है। ये एक बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य किया गया है भारत के साइंटिस्टों के द्वारा, जिससे कि हम लोग एक बेहतर तरीके से सुपर कैपेसिटर बनाने में सफल हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, प्रधानमंत्री मोदी जो रसिया की यात्रा कर रहे हैं, उससे भारत को क्या लाभ हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 से 9 जुलाई को मॉस्को की आगामी यात्रा का उद्देश्य जो है वो भारत रूस संबंधों में बहस की धारणा को पलटना है। मतलब जो खटास हो गए हैं दोनों के संबंधों में, उसको समाप्त करना है और मधुरता लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधों को मजबूत करना है, जिसमें रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित किया जाएगा। भारत रूस व्यापार में वृद्धि पर चर्चा करने की उम्मीद की गई है, जिसमें मुख्यतः भारत के तेल आयात और पश्चिमी प्रतिबंधों से उत्पन्न भुगतान मुद्दों को हल करने के लिए जो है मुख्यतः चर्चा की जाएगी दोनों देशों के बीच। यह यात्रा जो है रक्षा के आदान प्रदान को और मजबूत किया जाएगा और आगे बढ़ाने के लिए रसद के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते को भी पूरा किया जाएगा। ठीक है, रसद मतलब लॉजिस्टिक एक्सचेंज। ठीक है, रसद का आपस में आदान प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आगे कहा जाता है कि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह यात्रा जो है पश्चिमी देशों को संकेत देगी कि भारत अपने वैश्विक संबंधों को संतुलित करने का इरादा रखता है। ठीक है, भारत जो है किसी वेस्टर्न कंट्री के बहकावे में नहीं आता है। ठीक है, भारत जो है अपने जो सोवरेनिटी के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, भारत के इंटरेस्ट के, भारत की दृष्टि से जो भी बेहतर है, अपने रिश्तों को संतुलित करता है। ठीक है, खासकर तब जब रूस यूक्रेन संघर्ष 2022 में शुरू हुई थी, तो भारत और रूस खनिज स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चेन्नई, व्लादिवोस्तोक, समुद्री गलियारे और साइबेरिया में निवेश बढ़ाने की योजना बनाया है। ठीक है, उसके राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि यह यात्रा रूसी सैन्य सहायक के रूप में भी काम करने के लिए भारतीयों की भर्ती बढ़ाएगा। ये ध्यान रखिएगा, रूसी सैन्य सहायक के रूप में भी भारतीयों की भर्ती की जाएगी तथा रक्षा हार्डवेयर और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में भी तेजी लाने जैसे मुद्दे के समाधान के लिए भी यह यात्रा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं अगला आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन, जो अभी हाल ही में जो है झारखंड हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दिया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो रूलिंग पार्टी है PMLA एक्ट का दुरुपयोग कर रही है, उसको एक हथियार की तरह उपयोग कर रही है अपने विपक्षी पार्टियों पे। उसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। ऐसे तो ये पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन इसके कुछ फैक्ट्स हमें आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं। ठीक है, जैसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने से प्रवर्तन निदेशालय की संदिग्ध कार्यप्रणाली उजागर हुई। ठीक है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए धन शोधन के मामले दर्ज किए जाते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम अदालतों को इस बात पर
प्रारंभिक निष्कर्ष देने के लिए बाध्य करता है कि क्या यह मानने का कारण है कि धन शोधन के लिए जेल में बंद लोग जो हैं वो अपराध के लिए दोषी हैं और केवल तभी जमानत दी जाती है जब वे नकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करते हैं। ठीक है, पीएमएलए एक्ट में जैसे ही आप पे कोई गिरफ्तार कर लेता है तभी से आप दोषी हो जाते हैं जब तक आप निर्दोष अपने आप को साबित नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ऐसे प्रावधान का इस्तेमाल करने से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि हेमंत सोरेन जो थे वो दोषी नहीं थे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय ने मामले की सामग्री और परिस्थितियों का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष के आधार पर उन्हें जमानत दी कि यह मानने का कारण है कि जो हेमंत सोरेन है वो दोषी नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक राजस्व निरीक्षण और उसके सहयोगियों से जुड़े दस्तावेजों की जालसाजी और जालसाजी से संबंधित पुलिस मामले के आधार पर उनके खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया था। ठीक है, तो इसने यह मामला बनाने की कोशिश की कि 8.86 एकड़ जमीन जिसका एक बड़ा हिस्सा उन लोगों को बेचा गया जो उसे खरीदने के हकदार नहीं थे। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि किस तरह केंद्रीय एजेंसियां जो है वो अनुमानों और अटकलों के आधार पर पद पर आसीन राजनीतिक पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने में अनुचित जल्दबाजी दिखा रही है। एक दिल्ली का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिल्ली के सीएम अभी भी जेल में है। ठीक है, तो प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी दावा किया था कि उनके समय पर हस्तक्षेप और इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी ने भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका। न्यायालय ने प्रासंगिक प्रश्न उठाए कि कथित तौर से भूमि से अवैध रूप से बेदखल किए गए किसी भी व्यक्ति ने सोरेन के सत्ता से बाहर होने के बाद भी निवारण के लिए किसी भी न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। अगर किसी व्यक्ति को बेदखल किया गया है अवैध तरीके से तो वो अपना हक के लिए न्यायालय तो जाएगा ही। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसने एजेंसियों के इस अनुमान पर भी सवाल उठाया कि सोरेन भूमि पर एक बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना बना रहे थे जो केवल एक परामर्शदाता द्वारा दी गई योजना की छवि पर आधारित है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसी ने बता दिया उसके आधार पे उसको एक साक्ष्य के रूप में मान लिया गया था ईडी के द्वारा। ठीक है, और जो एक अभियुक्त के फोन पर मिली थी। तो यह अनुमान इस आधार पर लगाया जाता है कि योजना में दर्शाया गया क्षेत्र इस मामले में शामिल भूमि के करीब था। ठीक है, तो न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सोरेन ने समन प्राप्त करने के बाद एक विशेष न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और भूमि को अपने नाम पर बेदखल करने के लिए राजकुमार पहन नामक एक व्यक्ति को भेजा था ताकि सोरेन को दोष मुक्त किया जा सके। तो उच्च न्यायालय के ऐसे निष्कर्ष अपील का विषय हो सकता है या मुकदमे के दौरान उन पर फिर से विचार किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो है झारखंड के पूर्व सीएम का स्टेटमेंट है। ठीक है, जो बेल के बाद ये अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियां अनुमानों और अटकलों के आधार पर पद पर आसीन राजनीतिक पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने में अनुचित जल्दबाजी दिखा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला आर्टिकल जो कि हमारे देश के हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि द रॉट इन इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि भारत का जो उच्च शिक्षा प्रणाली है वो सड़ता जा रहा है या फिर अपक्षय भी कह सकते हैं एक अच्छे शब्द में। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के कार्यान्वयन के कारण विश्वविद्यालय के प्रवेश में बहुत ज़्यादा देरी हुई। ये पहले का मामला है। ठीक है, NTA के द्वारा। उसके बाद जो है नीट का मामला आया। तो इससे पहले JNU जैसे विश्वविद्यालयों ने सफलतापूर्वक अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की, लेकिन NTA प्रारूप अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे कि एडमिशन प्रोसेस में और देरी हुई और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के भी बहुत से मामले आए। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2022 के विनियमों ने विश्वविद्यालयों को प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार वापस कर दिया, लेकिन कई संस्थानों ने संस्थागत दबाव में NTA प्रारूप को जारी रखा। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है JNU के कुलपति ने NTA द्वारा प्रशासित परीक्षाओं का पालन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, यहाँ पे क्लियर कहा गया है, ये बात कहा गया है JNU के कुलपति के द्वारा कि शिक्षा मंत्रालय के निर्देश से ही जो है NTA में प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया गया। हालांकि इसका समर्थन करने वाला कोई भी
आधिकारिक अनुबंध नहीं मिला है। यूजीसी और कुछ कुलपतियों द्वारा एनटीए प्रणाली के निरंतर प्रचार और प्रवर्तन की आलोचना जो है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमले के रूप में देखी जाती है। यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला भी देखा जाता है, लगातार जो है एनटीए का प्रचार प्रसार होता है जब। तो सरकार ने यूजीसी विनियम 2022 के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करने और समय पर तथा निष्पक्ष पीएचडी प्रवेश सुनिश्चित करने का आह्वान किया था। अब इसी समय एक और आर्टिकल है कि क्या जो हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट है वो कंकरेंट में ही वर्तमान समय में शेड्यूल 7 में, ठीक है, तो उसको जो है फिर से स्टेट लिस्ट में लाने की बात की जा रही है। शुड एजुकेशन बी ब्रॉट बैक टू द स्टेट लिस्ट, उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। तो कब ये लाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक संघीय संरचना की स्थापना की जिसने शिक्षा को प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय उस समय बनाया गया था, अब राज्य, तो उसी समय जो है एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में रखा गया था। फिर जो है एक बार आपातकाल के दौरान, ठीक है, 1975 के आसपास आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति ने शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने की सिफारिश की, जिसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लाया गया एजुकेशन को। उसके बाद 1978 में 44वें संविधान संशोधन ने शिक्षा को राज्य सूची में वापस ले जाने का प्रयास किया, लेकिन इसे राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में जो है एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में लाया गया, वहीं 44वें संविधान संशोधन में फिर से प्रयास किया गया कि एजुकेशन जो है स्टेट लिस्ट का विषय बने, क्योंकि 90% जो खर्च होता है एजुकेशन का वो स्टेट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें करें शिक्षा के बारे में, तो कौन कौन से देश जो है कौन कौन से नियम अपनाए हैं उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे अमेरिका में शिक्षा का प्रबंधन जो है राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाता है। वहीं कनाडा की बात करें तो इसका जो शिक्षा का प्रबंधन है पूरी तरह से प्रांतों द्वारा किया जाता है। वहीं अगर जर्मनी की बात करें तो शिक्षा के लिए विधायी शक्तियां जो है वो भूमि मालिकों के पास है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो शिक्षा का संचालन राष्ट्रीय और प्रांतीय विभागों द्वारा किया जाता है। तो मैक्सिमम जगह जो है स्टेट या फिर उससे भी जो स्थानीय स्तर के संस्थान है उसके द्वारा शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। लेकिन भारत में जो है वो केंद्र के द्वारा, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में हमेशा से जो पावर जो होता है सेंटर का ज्यादा होता है स्टेट से। तो इसी में कहा जाता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने के लिए तर्कों में एकरूपता, बेहतर मानक और केंद्र तथा राज्यों के बीच तालमेल होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाने के लिए तर्कों में स्वायत्तता और यह तथ्य शामिल है कि राज्य जो है वो शिक्षा पर होने वाले व्यय का लगभग 85% हिस्सा वहन करती है, ठीक है। सबसे मुख्य कारण यही है, इसलिए लगातार डिमांड की जा रही है कि एजुकेशन को जो है वह स्टेट लिस्ट में शामिल किया जाए। नीट और एनटीए जैसी केंद्रीकृत परीक्षाओं के साथ हाल के मुद्दे बताते हैं कि केंद्रीकरण जो है वो भ्रष्टाचार और व्यावसायिकता की कमी जैसी समस्याओं को खत्म नहीं करता है। तो शिक्षा को राज्य सूची में वापस ले जाने से राज्यों को पाठ्यक्रम, परीक्षण और प्रवेश के लिए अनुकूलित नीतियां बनाने की अनुमति मिल सकती है, ठीक है। जैसे बहुत से बदलाव किए जा रहे हैं किसी एक सेंटीमेंट के कारण, जैसे बीजेपी, ठीक है, जैसे हिंदुइज्म को ज़्यादा बढ़ा रहा है, किसी विशेष कम्युनिटी को डिप्रेस कर रहा है, और उसका उपयोग जो है हम लोग अपने सिलेबस में भी कर रहे हैं, ठीक है। लगातार कुछ चेंजेस भी लाया गया है। तो इसलिए अगर राज्य सूची में जाएगा तो इस तरह का समस्या नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है। राज्यों को पाठ्यक्रम, परीक्षण और प्रवेश के लिए अनुकूलित नीतियां बनाने की अनुमति मिल सकती है, जबकि केंद्रीय संस्थान जो है वो नियामक तंत्र को नियंत्रित करना जारी रखते हैं। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा आज का डिस्कशन? खासकर जो एक मेंस का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया एकदम विस्तार से, जीएस पेपर 4 का जो केस स्टडी था। प्लीज कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ये आंसर राइटिंग, ठीक है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल